अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि डिस्कस करेंगे आपसे वेव्स की प्रॉपर्टीज़। वैसे तो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के नाम से यूनिट है हमारा 10, पहला यूनिट मैट्रिक क्लास फिजिक्स में। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हैं उनमें पहली है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, मौजों का इनेकास। फिर दूसरी है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, मौजों का इनेताब। और फिर है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, मौजों का इनकिसार। यानी तीन तरह की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करनी है आपसे, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी मैं एक दफ़ा फिर बता दूं आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, क्या तो नहीं लिख पा रहा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, मौजों का इनेकास कहते हैं इसे। दूसरा कहलाता है रिफ्रैक्शन, एल और आर का फर्क है, जरा और कीजिएगा इस पर। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, मौजों का इनेताब। और तीसरा है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आइए स्टूडेंट्स, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मेरा ख्याल है आज की इस वीडियो क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा है पहला स्टूडेंट बोले? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स नंबर 1। अब ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? तो याद है सारे फिनोमिनाज या प्रॉपर्टी जो हैं वो रिपल टैंक में एक्सप्लेन की जाती है। रिपल टैंक आपको याद है ना? रिपल टैंक असल में ग्लास बॉटम ट्रे होती है जिसमें हम क्या करते हैं, वेव प्रोड्यूस करते हैं। वो कुछ इस टाइप का होता है रिपल टैंक। ये इस टाइप का गिलास ट्रे होता है, शीशे की ट्रे होती है इस टाइप का, नहीं? और शेलो वाटर होता है इसमें, यानी बहुत गहरा नहीं होता। लैब में से इस्तेमाल करना होता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए, इस टाइप का। समझ ना बात? ये इसका गिलास बॉटम है, जो तला है ना ये गिलास का है। फिर इसके नीचे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो लगा देते हैं लेग्स। इसके नीचे लेग भी लगी होती है, इस तरह से लेग लगी होती है। इस पर ये माउंट होता है पोल लेग्स पर। समझे बात? ओके। और फिर इसमें करते ये हैं कि एक लेते हैं रॉड स्टिक और उसको जो है पीरियोडिकली डिप करते हैं पानी के अंदर। पानी है इसके अंदर, क्या मौजूद है? ये स्टिक है, इसको जो है पीरियोडिकली डिप किया जाता है मुसलसल ऊपर नीचे। जब डिप करते हैं तो पानी में स्ट्रेट वेव्स जनरेट हो जाती हैं। किस तरह से? इस तरह से वेव जनरेट हो गई, इस तरह से। देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ वेव्स, ये स्ट्रेट वेव जनरेट हो। क्रेस्ट पर अपनी ट्रांसफर वेव्स है ना, वाटर वेव्स कहलाती हैं। इस तरह से जो स्ट्रेट वेव्स जनरेट हो जाती हैं। समझ बात हुई? इस तरह चल रही है। अब ये जो हैं जो वेव्स हैं, याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ एक क्रेस्ट की बात करें, पहला ऐसा क्रेस्ट कहलाता है, याद है आपको? ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला ये क्रेस्ट। इसको बाजुकात हम पूरे क्रेस्ट को इस तरह एक लाइन से शो कर देते हैं, क्योंकि इस क्रेस्ट पर तमाम के तमाम पार्टिकल एक ही हाइट पर होंगे, एक ही फेज में होंगे। लिहाजा इस क्रेस्ट को वेव फ्रंट भी कहा जाता है। ये लफ्ज आएगा वेव फ्रंट। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्रेस्ट को कहा जाता है। बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वेव फ्रंट, तो आप समझ जाइएगा मैंने क्रेस्ट पर बात की है। तो क्रेस्ट किसे कहते हैं? वेव फ्रंट को कहते हैं। तो वैसे इसकी तारीफ क्या है क्रेस्ट या वेव फ्रंट की? कि मौज के रास्ते में वो तमाम नुकात के जिसमें मीडियम पार्टिकल एक ही फेज में, ऑल मीडियम पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। जितने मीडियम पार्टिकल्स हैं किस में होंगे? एक ही फेज में होंगे। ऑल मीडियम पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। अब ये इससे परेशान नहीं होना, ही क्या लिख दिया? सेम फेज का मतलब है कि एक ही हाइट पर हो, कॉल्ड वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको? वेव फ्रंट कहते हैं। यूं समझ लें, ज्यादा देन पे जोर मत डालें, क्रेस्ट को ही वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये क्रेस्ट हमने पैदा कर दी, नहीं समझे बात को? क्रेस्ट के बाद ट्रफ आएगा, फिर एक क्रेस्ट और आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रेस्ट आएगा। इस तरह से जो ना ये क्रेस्ट को हम स्ट्रेट लाइन से या वेव फ्रंट से शो करेंगे। समझ रहे बात को? इस तरह से। तो ये हमने जो है दो क्रेस्ट के दरमियान बीच में एक ट्रफ होगा, याद रखिएगा। तो आइंदा जो है हम वेव्स को या क्रेस्ट को या वेव फ्रंट को स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, नहीं इसको मिटा देते हैं। अब आप समझ गए ना कि यहाँ पे क्या करना है? जो वेव जनरेट की हैं वो इस तरह से वेव फ्रंट पर मबनी है। ये क्रेस्ट जा रहे हैं इस डायरेक्शन में,
ऐसे। ओके, तो इससे मुराद क्रेस्ट और डायरेक्शन ऑफ वेव ये रही। अब हमें पढ़ना है पहले रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल रख दें, कोई बैरियर रख दें इनके रास्ते में, तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक लकड़ी और रख देता हूँ इनके रास्ते में इस तरह से, ये मैंने एक लकड़ी और रख दी, ऐसे रख दी। जब एक लकड़ी हम इसके पानी की सतह पे और रख देंगे इस तरह से, तो क्रैश टकराने के बाद इनकी शक्ल क्या ऐसी रहेगी, आगे बढ़ेंगे नहीं। टकराने के बाद जिस एंगल से ये जाके टकराएंगे उसी एंगल से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, जिस एंगल से टकराएंगे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो जब वेव फ्रंट या क्रेस्ट किसी डेंसर मीडियम से या किसी भी रास्ते में आने वाली रुकावट से टकराते हैं तो अपने असल मीडियम में वापस लौट आते हैं। इस अमल को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या कहा जाता है, व्हेन मीडियम पार्टिकल्स, और आसान कर दें, डेफिनेशन इसकी ये बनी स्टूडेंट्स, व्हेन, या बाउंसिंग बैक भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, इस तरह से बोला जा सकता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स bouncing back of waves into the same medium by striking other medium surface, by striking the boundary of other medium, called रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। समझ गए बात को। तो वेव्स का टकराना, फिर से देखना, और टकरा कर वापस पलट आना। फिर से देखिए जरा, ये स्ट्रेट वेव जा रही थी, तवज्जो रहे, बिल्कुल स्ट्रेट वेव, ये क्रेस्ट हैं जो कि आप पैदा किए थे पानी में, और इनके रास्ते में हमने रख दी एक रुकावट, लकड़ी रख दी पानी की सतह पे। समझे बात को, डूबती नहीं ना, पानी की सतह पे रहेगी, रुकावट रख दी। तो जब ये इससे टकराएंगे तो टकराने के बाद जिस एंगल से टकराएंगे, जाके टकरा रहे हैं इस तरह से, टकराने के बाद फिर ये वापस पलट आएंगे नीचे की तरफ इस तरह से। टकराना जिसका बॉल है, फर्ज कर लें आपने क्रिकेट की बॉल को दीवार, तिरछी दीवार थी, जब तिरछी दीवार पर बॉल टकराएगी तो टकराने के बाद वापस आपके हाथ में नहीं आएगी, बल्कि इस डायरेक्शन में चली जाएगी नीचे की तरफ। समझ रहे बात को, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये, तो आपके पास पानी एक मीडियम है, पहला मीडियम है। फर्स्ट मीडियम कौन सा है, पानी। और ये जो लकड़ी है ये आपका सेकंड मीडियम है, याद रखिएगा, दिस इज सेकंड मीडियम, ये दूसरा मीडियम हो गया। तो वाटर मीडियम के अंदर जो है वेव्स थी, जाके जब सेकंड मीडियम से टकराती हैं तो बाउंस बैक हो जाती हैं। बाउंस बैक माने टकराकर पलट जाना नीचे की तरफ। यहाँ दो एंगल बनते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, और एक हम बनाते हैं यहाँ पर नॉर्मल लाइन। इस पॉइंट पर जो है ये जो लकड़ी नजर आ रही है आपको, सेकंड मीडियम के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पर जो है आप एक लाइन ड्रॉ करें, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं इसे, इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं इनकी लामत से। इस अमल में दो एंगल बनते हैं, तवज्जो रहे, एक एंगल ये बनता है और दूसरा एंगल ये बनता है। ये दो एंगल बन गए, एक ये और एक ये। ओके, तो ये इंसिडेंट एंगल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। और ये वाला कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर। तो याद रखिएगा, जब ये वेव टकराकर वापस पलटती है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही बात आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रोशनी भी इसी तरह, क्योंकि रोशनी भी वेव पर मुश्तमिल है, तो जितने भी वेव फिनोमेना है, चाहे वो लाइट में हो, चाहे वो साउंड में हो, चाहे वो पानी के अंदर हो, किसी भी चीज़ के अंदर हो, चूंकि वेव है तो सब में रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज अप्लाई हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, दोनों बराबर होते हैं।
जिस एंगल से टकराएंगे क्रेस्ट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी मैं आपको एक मिसाल और दूं। ये तो हमने पानी में वेव ली है ना। अगर फर्ज कर लें लाइट होती है, रोशनी होती है, कौन सी वेव होती? लाइट वेव्स आ रही होती है यहाँ से। तो लाइट वेव टकराती और टकराने, और ये आईना होता है फर्ज कर लें। ये क्या होता है? जो सेकंड मीडियम है ये आईना, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देखते हैं जब ये टकराती लाइट, रोशनी की वेव टकराने के बाद वापस किस डायरेक्शन में आ जाती है? इस डायरेक्शन में बच्चे खेल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, वो छोटा सा टूटा हुआ आईना लेकर वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। नहीं समझे? ये आपने भी बचपन में खेला होगा। तो डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल पर जो है उस आईने को रखा है, उसके मुताबिक जो है फिर वो रोशनी की मौजें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स है, और यहाँ कौन है? रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स है। समझ रहे बात को? और यही अमल साउंड में भी हो सकता है। फर्ज कर लें साउंड वेव्स है, ये आवाज़ की मौजें। आप देखें एक बात से कितनी बातें निकल रही हैं। आवाज़ की मौजें, अगर आवाज़ की मौजें जाके और ये दीवार है पूरी फर्ज कर लें, तो जब आवाज़ की मौजें टकराएंगी और एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर? कोई शख्स इस जगह मौजूद है, तो ये आवाज़ टकराने के बाद उसके कानों तक पहुँच जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर साउंड वेव स्ट्राइक करेंगी एक एंगल पर और उसी एंगल से बाउंस बैक हो जाएंगी इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो शो की गई है नीचे की तरफ। तो कोई शख्स भी यहाँ पर होगा तो उसके कान उस आवाज़ को सुन लेंगे। तो आवाज़ें भी इसी तरह जो है उन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। समझ रहे हैं बात को? तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जो वेव में पाया जाता है, और हर टाइप की वेव में होगा, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो मीडियम वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, किसी किस्म की वेव हो, सब पे एक ही लॉ लगेगा, याद रखिएगा। जिस तरह गाड़ी के इंजन होते हैं, चाहे वो ट्रक का इंजन हो, चाहे बाइक का इंजन हो, चाहे वो कोई सा भी इंजन हो, सबका एक ही लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी बुनियाद पर इंजन बनाए जाते हैं और सब में एक ही लॉ चल रहा होता है। अब हवाई जहाज का इंजन बना लो या मोटर बाइक का इंजन बना लो, बेसिक लॉ वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? ये है कुछ, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के हवाले से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तमाम तलबा इसको अच्छी तरह याद रखें। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या नाम बताया था उसका? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वापस